कविता, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक डायरी जिसमें कोई कवि अपनी सबसे गहरी भावनाएं लिख रहा हो, है ना? लेकिन क्या महान कविता सिर्फ इतनी ही होती है? आज हम 20वीं सदी के एक महान कवि और आलोचक टी.एस. एलियट के एक ऐसे क्रांतिकारी निबंध पर बात करेंगे जिसने कविता को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। क्या वाकई में महान कविता कवि की डायरी का बस एक पन्ना है? मतलब एक कच्चा चिट्ठा जहां वो अपने निजी एहसास और अनुभव लिख देते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और टी.एस. एलियट वो शख्स थे जो इसी धारणा को जड़ से हिलाने वाले थे। हाँ बिल्कुल, यही तो वो रोमांटिक आइडिया है कि सबसे अच्छी कविता वो है जो सीधे दिल से एक झरने की तरह बहती है, जिसमें कोई बनावट या सोच विचार ना हो। लेकिन तभी टी.एस. एलियट आते हैं और कहते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो एलियट ने इस पूरी बहस में एंट्री कैसे की? साल था 1919। उन्होंने अपना जबरदस्त निबंध ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस विचार को खारिज कर दिया कि कविता सिर्फ भावनाओं को कागज पर उतार देना है। इसके बजाय उन्होंने एक मेरा मतलब है बिल्कुल ही क्रांतिकारी नजरिया पेश किया। एलियट का मुख्य तर्क ये था कि हमें कवि के निजी जीवन में झांकने के बजाय खुद कविता को देखना चाहिए, एक तराशी हुई कलाकृति के तौर पर। उनके लिए कविता लिखने का मतलब भावनाओं को बेलगाम बहने देना नहीं था, बल्कि उन भावनाओं से एक अनुशासित दूरी बनाना था ताकि कुछ नया और सार्वभौमिक बनाया जा सके। ये असल में भावनाओं से बचना था, न कि उन्हें व्यक्त कर। तो अब आते हैं इस निबंध के पहले बड़े आइडिया पर, और वो है परंपरा। लेकिन ठहरिए, जब एलियट परंपरा कहते हैं तो उनका मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। यहाँ एलियट एक बहुत ही जबरदस्त फर्क बताते हैं। ज्यादातर लोग परंपरा को कैसे देखते हैं? भाई, एक आरामदायक विरासत में मिली चीज की तरह, मानो एक सोफा हो जिस पर आप बस बैठ सकते हैं। लेकिन एलियट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, परंपरा एक एक्टिव चीज है। इसे बहुत मेहनत से, बहुत अध्ययन से हासिल करना पड़ता है। ये विरासत में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि कोई कवि इस परंपरा को हासिल कैसे करे? एलियट के मुताबिक ये ऐतिहासिक बोध के जरिए होता है। अब इसका मतलब सिर्फ इतिहास की तारीखें रटना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है ये गहराई से महसूस करना कि अतीत मरा नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारे साथ जिंदा है। होमर से लेकर शेक्सपियर तक सब आज के लेखक के कंधे पर खड़े हैं और हर नई कलाकृति उस पूरी श्रृंखला को थोड़ा सा बदल देती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एलियट की परंपरा कोई धूल भरा म्यूजियम नहीं है जहां पुरानी चीजें शीशे के पीछे बंद हैं। नहीं, ये एक जीवित, सांस लेती हुई प्रणाली है, एक विशाल नेटवर्क की तरह। और जब भी कोई नई महान कविता लिखी जाती है तो वो उस पूरे नेटवर्क को जरा सा बदल देती है और अचानक हम अतीत के महान कामों को भी एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। अच्छा, तो परंपरा की बात तो हो गई। अब आते हैं एलियट के तर्क के दूसरे हिस्से पर, और वो है व्यक्तिगत प्रतिभा। यहाँ भी एलियट हमारी आम धारणाओं को बिल्कुल पलट देते हैं। उनके लिए प्रतिभा का मतलब परंपरा का विरोध करना नहीं, बल्कि उसके साथ गहराई से जुड़ना है। अब देखिए, इन दो विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रोमांटिक धारणा, जो मानती है कि कविता का सोर्स व्यक्तिगत भावनाएं हैं, इसका तरीका बेझिझक अपनी बात कहना है और इसका लक्ष्य कुछ बिल्कुल नया बनाना है। दूसरी तरफ एलियट की धारणा है। उनके लिए कविता का सोर्स साहित्यिक परंपरा है, इसका तरीका अनुशासन और नियंत्रण है और इसका लक्ष्य उस परंपरा के भीतर कुछ मौलिक बनाना है। तो यहाँ कोई या तो ये या वो वाली बात नहीं है। एलियट के लिए प्रतिभा और परंपरा एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। एक महान कवि की असली प्रतिभा इसी में दिखती है कि वो परंपरा के विशाल सागर में गहराई तक डुबकी लगाता है और फिर कुछ ऐसा लेकर सतह पर आता है जो परंपरा का हिस्सा भी है और बिल्कुल नया भी। और अब हम आते हैं एलियट के सबसे मशहूर और शायद सबसे मुश्किल आइडिया पर। यह है कविता का निर्व्यक्तिक सिद्धांत। ये वो विचार है जो कवि के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को कविता से पूरी तरह से अलग कर देता है। एलियट के अपने शब्द इस विचार की ताकत को बताते हैं। उनका मानना था कि कला में महानता अपने व्यक्तित्व को जाहिर करने से नहीं, बल्कि उससे बचने से मिलती है। मतलब कवि एक माध्यम बन जाता है, संदेश नहीं। इस मुश्किल आइडिया को समझाने के लिए एलियट ने विज्ञान से एक कमाल की एनालॉजी उठाई। जरा सोचिए कि कवि का मन प्लैटिनम का एक टुकड़ा है।
अब जब कुछ गैसेस के संपर्क में आती हैं तो वो मिलकर एक नया एसिड बनाती हैं, लेकिन प्लैटिनम खुद नहीं बदलता, वो जैसा था वैसा ही रहता है। ठीक इसी तरह कवि का मन भावनाओं और अनुभवों को एक कविता में बदल देता है, लेकिन वो कविता उन व्यक्तिगत भावनाओं का आईना नहीं होती। तो आखिर इस पूरी इम्पर्सनल प्रक्रिया का मकसद क्या है? मकसद है ऐसी कला बनाना जो कवि के छोटे से व्यक्तिगत अनुभव से कहीं ज्यादा बड़ी हो। एक ऐसी कविता जो सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं को छू सके, ताकि आप उसे आज पढ़ें या 100 साल बाद आप उससे जुड़ सकें। तो इन सब थियरीज का, इन सब बड़े बड़े आइडियाज का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि अब हम कविता को एक बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे, उसे परखेंगे। एलियट ने आलोचना के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एलियट ने जोर देकर कहा कि हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि कवि ने ऐसा क्यों महसूस किया, और ये पूछना शुरू करना चाहिए कि कविता भावनाओं को कला में कैसे बदलती है। हमें कलाकृति को उसके बनाने वाले से अलग करके देखना चाहिए, बस। और कुल मिलाकर देखें तो यही एलियट के इस निबंध का सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव था। इसने साहित्यिक आलोचना की दिशा ही बदल दी। अब आलोचकों का ध्यान कवि की जिंदगी में ताकी झांक करने से हटकर खुद कविता पर चला गया, उसकी बनावट पर, उसकी भाषा पर, उसकी कलात्मकता पर। स्पॉटलाइट कवि से हटकर कविता पर आ गई। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े और बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो सीधे एलियट के तर्क से निकलता है। उनका 100 साल पुराना ये निबंध आज भी गूंजता है जब हम पूछते हैं, क्या हमें कला को कलाकार से अलग करना चाहिए? क्या एक कलाकृति को उसके बनाने वाले के जीवन और विचारों से पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है, जैसा एलियट ने कहा था? ये एक मुश्किल सवाल है और इसकी बहस आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी एलियट के समय में थी।